नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पर स्वागत है। साथियों, रीट परीक्षा में खंड 2 में भाषा प्रथम की हिंदी विषय है, उसके प्रश्न आते हैं। आप भाषा फर्स्ट हिंदी लो, इंग्लिश लो, संस्कृत लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो भाषा फर्स्ट में जो हिंदी विषय है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 20 प्रश्न तो आपके व्याकरण के आते हैं और 10 प्रश्न है जो आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुल 30 प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिसमें 20 व्याकरण के क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण वीडियो के रहेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आप लेवल 1 के विद्यार्थी है या आप लेवल 2 के विद्यार्थी है, दोनों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर इसमें 2 गद्यांश आते हैं और प्रत्येक गद्यांश में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके अनुसार आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर गद्यांश से केवल वाक्यांश उठाया जाता है, बाकी आपको तो व्याकरण ही आनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस गद्यांश को रीड कर लेंगे। गद्यांश में लिखा हुआ आएगा 31 से लेकर 37 तक के आपको जवाब देने हैं। गद्यांश में किसी प्रकार का उत्तर नहीं होता है, केवल यहाँ से आपको छाट कर ही शब्द लेना है, बाकी आपको व्याकरण ही आनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, एक ऊंचा आदर्श रखे। एक ऊंचा आदर्श रखे, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो ऊंचा एक जो शब्द है ना, ये उच्च और ऊंचा। तो उच्चा का जो दूसरा शब्द होता है वो होता है उच्च। क्या होता है? उच्च। तो उच्च तो क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम। जबकि ऊंचा क्या है? एक तद्भव शब्द होता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट रह जाएगा। ऊंचा एक तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। तो शत्रु की जो पर्यायवाची होती है, विपक्षी होता है, अरि होता है, एक तो अरि होता है, ठीक है। इसके अलावा अराती होता है, ए राती भी होता है, इसके अलावा अमित्र भी होता है, रिपु भी होता है। तो यहाँ पर ए शनि है ना, ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता है। असनी एक वज्र का पर्यायवाची होता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी आपका राइट रहेगा। शत्रु के ये 3 पर्यायवाची होते हैं, रिपु, अरि और अराती। बाकी ए शनि ये वज्र का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल है, विश्लेषण का विलोमार्थ शब्द कौन सा है? विश्लेषण एक शब्द है, इसका विलोम शब्द कौन सा है? तो आपको पता है विश्लेषण का जो विलोम शब्द है वो संश्लेषण होता है। कौन सा होता है? संश्लेषण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। अगला सवाल है, कर्म में इक प्रत्यय अगर जुड़ जाता है तो किस तरह का शब्द बनेगा? कर्म, कर्म में अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे कर्म लिखा है प्लस में आप इसमें इक प्रत्यय अगर आप जोड़ देते हैं तो शब्द कौन सा बनेगा? तो इससे शब्द बनेगा कार्मिक। कौन सा शब्द बनेगा? कार्मिक शब्द बनेगा। कर्म प्लस इक बराबर कार्मिक शब्द बनेगा। तो एक संधि विच्छेद भी हो गया और ये कार्मिक शब्द भी बन गया। अगला है, अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? तो अनचाहे का मतलब होता है बिना चाहे। क्या होता है? बिना चाहे। तो बिना चाहे कैसा समास है? तो ये एक अव्ययी भाव समास होता है। आपको हमेशा याद रखना है, अनचाहे एक अव्ययी भाव समास, तो ठीक है। और इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद है ना वो क्या होता है? अवयव होता है। पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। और दूसरा पद है ना वो क्या होता है? प्रमुख होता है। इसलिए अनचाहे का मतलब होता है बिना चाहे। अगला सवाल है, स्वार्थी शब्द में कैसी संधि है? स्वार्थी में आपको क्या कहते हैं? संधि ढूंढनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, स्वार्थी का जो शब्द संधि हम कर लेते हैं। तो इसका होता है सौ प्लस अर्थ, ठीक है, सौ प्लस अर्थ प्लस ई, ये इसकी क्या होती है? संधि होती है। तो ये एक दीर्घ संधि होती है। कैसी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो दीर्घ संधि होती है वो सवर संधि का आती है, ठीक है। तो ये तो एक क्या है? दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि किस में आती है? सवर संधि में आती है। तो जो स्वार्थी है वो एक सवर संधि है। इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला सवाल है, समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक है, उक्त वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो इसमें कौन सा विशेष्य है? तो सबसे पहले हम तो देख लेते हैं विशेष्य होता क्या है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता है वो प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर प्रवृत्तियां क्या है? संज्ञा की विशेषता वाचक विशेषण शब्द की बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा सी। परवर्तियां क्या है? परवर्तियां इसमें एक विशेष्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट आपका सी वाला रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इस गद्यांश में 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके एक दूसरा गद्यांश होगा, इसमें भी आपसे 5 सवाल ही पूछे जाएंगे। तो पहले आपको गद्यांश को पढ़ लेना है और गद्यांश पर आधारित शब्द ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका पहला सवाल है, पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही है। पर माटी की जो चीजें हैं, माटी यानी यानी जो मिट्टी है, मिट्टी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही है। तो रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे लिखा है सदियों। क्या लिखा हुआ है? सदियों। सदियों का क्या है? सैकड़ों वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों या उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर होता है सैकड़ों वर्षों, क्या होता है सदी, सदी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय, तो यानी सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर मेलों में मिट्टी की चीजें बिक रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, तो एक वचन का उदाहरण कौन सा है? मेले, ये बहुवचन है, खिलौने, ये भी बहुवचन है, ठीक है, चीजें, विदेश। तो ये बाकी सब क्या है, जो भी है इसमें, ये देखो मेले, मेले का क्या होता है मेला, एक वचन क्या होता है मेला, ठीक है। खिलौने का एक वचन क्या होता है खिलौना, ठीक है, और चीजें का होता है चीज, ठीक है। तो इसका जो एक वचन है वो केवल विदेशी है, कौन सा है विदेशी, और इसका बहुवचन हो जाएगा विदेशों, ठीक है। अगला सवाल है, अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, लिखा है अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, ये वाक्य किस काल का है? ठीक है, तो ये जो वाक्य है ये आपका देखो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा है पूर्ण, क्या लिखा है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कार कर दिया, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, क्या है पूर्ण वर्तमान काल है। इसमें क्या होता है, जिस क्रिया के होने या करने की जो पूर्णता का बोध होता है वो वर्तमान काल ही कहलाता है, तो इसका बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को आपको छांटना है, तो दो तरह के होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द को छांटना है, तो यहाँ पर माटी, मूर्ति, कलाकार और बिक्री, ठीक है। तो कलाकार है ना, ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। माटी, माटी क्या है एक स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्ति ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, और बिक्री ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो कलाकार क्या है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और जातिवाचक भी होता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, कई नए मेले भी शुरू हुए हैं, इसमें रेखांकित शब्द का एक वचन रूप कौन सा होता है? तो इसमें लिखा है हुए, ठीक है, इसका एक वचन कौन सा हुआ, ठीक है। तो देखो हुआ, हुआ क्या है आपका एक वचन है, हुआ क्या एक वचन है होगा, ठीक है, होगा मतलब होंगे, नए, ठीक है, तो हुए का मतलब होता है हुआ, एक वचन क्या होगा हुआ, ठीक है, हुए क्या है बहुवचन है, ठीक है, हुआ एक वचन है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आपका क्या होगा राइट रहेगा। अगला सवाल है, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, इस वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य प्रस्तुत किया गया है? उन्होंने कहा है कि आज छुट्टी हो जाएगी, इस वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य प्रस्तुत हुआ है? तो इसका देखो क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और वर्तमान उपवाक्य, तो आज छुट्टी हो जाएगी इसमें संज्ञा उपवाक्य प्रस्तुत हुआ है। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होता है पहले से देख लेते हैं, इसमें लिखा है, इसमें होता है कि आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, क्रम अथवा पूरक के बदले होता है, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो उसने कहा कि ये प्रधान उपवाक्य, उसने कहा कि ये क्या है प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। तो इसी आधार पर यहाँ पे आज छुट्टी हो जाएगी, ये संज्ञा उपवाक्य है, ये क्या है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। ये प्रधान उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य, तो ये संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, अथवा, इसलिए आदि विस्मय बोधक से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है संयुक्त कहलाता है। वे खाना खाकर सो गया, इसमें कोई नहीं हो रहा है, उसने खाना खाया और सो गया, तो बीच में कौन आ रहा है और आ रहा है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य का संकेत है। खाना खाते ही सो गया, फिर खाना खाने के बाद सो गया, तो ये ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, इसमें बीच में आपके और आ रहा है। अगला सवाल है, मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने पर कौन सा वाक्य बनेगा, ठीक है। तो सरल वाक्य है मेरे सिवाय सब आगे बढ़ गए, संयुक्त वाक्य में जोड़ना है, देखो मेरे अलावा सब आगे बढ़, ये तो नहीं है, सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं, मेरे बिना ही सब आगे बढ़ गए, मुझे छोड़कर सब आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर देखो परंतु लग रहा है, ठीक है, सब आगे बढ़ गए परंतु मैं नहीं, तो इसमें ये संयुक्त वाक्य बना दिया है, दो वाक्यों को जोड़ दिया है परंतु ने, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रेखांकित वाक्य का अंग कैसा है, वाक्य का अंग कैसा है? तो इसमें जो रेखांकित पद है श्री राम, इसका वाक्य का अंश क्या है? तो ये एक उद्देश्य है, क्या है एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, तो इसमें इसके बारे में ही कहा जा रहा है, तो ये उद्देश्य हो गया, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट रहेगा। आगे लिखा है, राम ने सीता की ओर प्रसन्न होकर देखा, या रेखांकित पदबंध क्या है, ठीक है, राम ने सीता की ओर प्रसन्न होकर देखा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सी ऑप्शन होगा संबंध बोधक पदबंध है, ये कैसा है संबंध बोधक, ठीक है। इसमें क्या होता है,
जो शब्द वाक्य में दो पदबंधों के बीच से संबंध स्थापित करता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है, तो जैसे काली कोयल छत के ऊपर कूक रही है, ठीक है, तो राम ने सीता की ओर क्या करा है, इन दो को क्या करा है, जोड़ रहा है, संबंध बोधक पदबंध है, ठीक है, संबंध संबंध बना रहा है, दोनों में पदबंध है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी आपका राइट रहेगा। अब यहाँ पर मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, इस मुहावरे का आशय क्या होता है? ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है यहाँ पर विनाश करना। क्या होता है? विनाश करना। ईंट का ईंट बजाने का मतलब होता है विनाश करना या नष्ट करना, ये ईंट का ईंट बजाना होता है। अगला है, ये एक लोकोक्ति है, यहाँ पर आपकी एक मुहावरा एक लोकोक्ति पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको असंगत लोकोक्ति बताने कौन सी गलत है। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल बाहरी दिखावा, सही है। अंधे के हाथ बटेर, अनायास कोई वस्तु मिल जाना, ये भी सही है। आज कनौजिए नो चूल्हे, अलगाव की स्थिति, ठीक है। और लास्ट का आपका है एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, ठीक है, इसका हम यहाँ पे पूरा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, एक करेला दूसरे नीम पर चढ़ा सब एक जैसे हो गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका डी रहेगा, ये गलत है, ठीक है। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, ये लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है एक के साथ दूसरा भी दोषी, ठीक है, तो इसका सब एक जैसे नहीं होते, एक जैसा ही दूसरा, एक के साथ दूसरा दोष भी होता है, तो ये तीन तो आपकी लोकोक्ति होगी, ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है यहाँ पर जब किसी वाक्य या वाक्यांश में, जब किसी, यहाँ पे देखते हैं, जिस किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए, ठीक है, जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह का चिन्ह आता है, ठीक है, आपका इस तरह का चिन्ह हम लगा देते हैं, लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो इस तरह का आप चिन्ह लगा देते हैं। तो ये चिन्ह कैसा होता है? लाघव चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, हंस पद चिन्ह होता है, या योजक चिन्ह होता है। तो ये एक हंस पद चिन्ह होता है। क्या होता है? हंस पद चिन्ह होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, यानी ये छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं नाम के बीच में, तो ये आपका हंस चिन्ह होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये 20 तो आपके व्याकरण के प्रश्न हो गए, अब यहाँ पर शिक्षण विधियों के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के सवाल आने वाले हैं। तो इसमें हम पहला सवाल ले रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्रायोजना विधि की क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले तो प्रायोजना विधि देने वाले कौन है? कॉल्डवेल कुक, इन्होंने यहाँ पे प्रायोजना विधि को दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा मिस गलत है, कुक ने नहीं दी, किलपेट्रिक ने दी। किसने दी? प्रायोजना विधि किसने दी है? किलपेट्रिक ने दी है, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? किलपेट्रिक। किलपेट्रिक है। यहाँ पर हमें विशेषता बतानी है। पहली विशेषता, ये बालकों के मानसिक विकास में सहायक है, करके सीखने पे बल देती है, मनोवैज्ञानिकता, स्वाध्याय की प्रवृत्ति और दिगम में सरलता है, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा डी, यानी ये बालकों के मानसिक विकास में सहायक है, सही है। करके सीखने पे बल देती है, सही है। मनोवैज्ञानिकता, स्वाध्याय की प्रवृत्ति और अधिगम में सरलता, ये भी सही है। तो इसके चारों ही ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। अगला सवाल है खेल विधि को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खेल विधि के जो प्रवर्तक है वो कोल्डवेल कुक है। कौन है? कोल्डवेल कुक को ही खेल विधि के प्रवर्तक कहा जाता है। कोल्ड खेल विधि को हम इंग्लिश में प्ले वे भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेल विधि में ये क्या होता है, खेल खेल में ही बच्चों को सिखाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है किस विधि की उत्पत्ति है ना सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई है? किस विधि की उत्पत्ति है तो सुकरात के द्वारा जो प्रश्नोत्तर विधि दी गई है उससे उत्पन्न हुई है? तो दंडान्वय विधि, रसास्वादन विधि, खंडान्वय विधि, कविता की गीत विधि। तो खंडान्वय विधि है ना, ये प्रश्नोत्तर विधि से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो खंडान विधि में क्या होता है, इसमें ये कविता शिक्षण की विधि यानी पद शिक्षण की विधि है। इसमें क्या किया जाता है, कविता को 2 खंडों में विभक्त करके तत्पश्चात अध्यापक एक ही सवर में खंड का से सवर वाचन करवाता है, यानी खंडों में बांट बांट के क्या करता है, से सवर वाचन करवाता है। तो इसका ऑप्शन राइट ये ही रहेगा। अगला सवाल है किसका जन्म गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? किसका जन्म है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? इकाई उपागम का, उपलब्धि परीक्षण का, मूल्यांकन का, या भाषाई कौशल का? तो यहाँ पर इकाई उपगम का जो जन्म है ना वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। और गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादक है कौन है? मैक्स वर्दिमन है, कॉफका और कॉलर है। इन्होंने पाठ योजना के 3 प्रकार बताए। पाठ योजना कितने बताए? 3 प्रकार बताए। एक तो आपकी बताई इन्होंने दैनिक, कौन सी बताइए? दैनिक पाठ योजना, ठीक है। और एक इन्होंने बताई इकाई पाठ योजना, ठीक है, इकाई पाठ योजना। और एक बताई इन्होंने वार्षिक पाठ योजना। तो 3 तरह की पाठ योजना इन्होंने बताई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इकाई उपगम के जन्मदाता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। अगला सवाल है यहाँ पर श्रवण कौशल के अंतर्गत किस प्रकार की शक्ति का समावेश होता है? जो श्रवण कौशल होते हैं उसमें किस शक्ति का समावेश होता है? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू, यानी लिसनिंग बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, 4 कौशल होते हैं। तो इसमें अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति या उपयुक्त सभी। तो श्रवण कौशल में क्या होता है, अंतर्बोध भी होता है, धारण भी होता है, बोधन भी होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है
हिंदी में मूल्यांकन की गुणात्मकता कौन सी विधि है? हिंदी में मूल्यांकन की जो गुणात्मक विधि है वो कौन सी है? संचयी आलेख है, प्रायोगिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है या मौखिक परीक्षा है? तो इसकी जो राइट आंसर है वो होगी संचयी आलेख। क्या होगा? संचयी आलेख। तो हिंदी मूल्यांकन की दो विधियां हैं, ठीक है। एक तो होती है परिमाणात्मक, ठीक है, एक होती है परिमाणात्मक, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी गुणात्मक। एक होती है परिमाणात्मक और एक होती है गुणात्मक, ठीक है। तो ये संचयी आलेख है, इसका राइट आंसर आपका रहेगा। और जो गुणात्मक विधियां होती है उसमें आपके एक तो संचय आलेख आता है, निरीक्षण आता है, एनेक्डोटल आता है आलेख, और जांच सूची आती है और रेटिंग स्केल आता है। ये गुणात्मक परीक्षण में आता है। तो संचय आलेख में क्या है? गुणात्मक प्रविधि है। अगला सवाल है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का जो कार्य किया जाता है ये कौन सी विधि है? कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ क्या करना है? मिलान करने का कार्य किया जाता है। तो कैसी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि है, साचर्य विधि है, व्यास विधि है, खंडान विधि है। तो ये एक साचर्य विधि कहती है। साचर्य विधि में क्या होता है? कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ क्या किया जाता है? मिलान किया जाता है। तो साचर्य विधि का जो आविष्कारक है वो मारिया मॉन्टेसरी है। और ये विधि एक खेल विधि पर क्या होती है? आधारित होती है। इसमें कक्षा कक्ष में बहुत सारी चीजें रख दी जाती है, वस्तुओं के नामों को अलग अलग गत्ते के कार्डों पर लिखा जाता है, उसे मिलान करने के लिए छात्रों को कहा जाता है। अगला सवाल है, मूल्यांकन क्यों उपयोगी है? यानी मूल्यांकन क्यों उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, विद्यार्थियों का अनुशासन जानने के लिए मूल्यांकन जरूरी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। 59वां सवाल है आपका, इनमें से पाठांत अंतर्गत मूल्यांकन कौन सा नहीं है? यानी पाठ पढ़ाते वक्त कौन सा मूल्यांकन नहीं किया जाता है? उच्चारण का, वाक्य प्रयोग का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का या बोध प्रश्न का? पाठ के अंतर्गत कौन सा मूल्यांकन नहीं किया जाता है? तो पाठोपरांत जो मूल्यांकन होता है एक पाठ अंतर्गत मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। पाठ अंतर्गत मूल्यांकन का मतलब होता है कि पाठ के बीच बीच में शिक्षक क्या करता है? बोध प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन करता है, जिसके अंतर्गत उच्चारण भी करता है, वाक्य प्रयोग भी करता है, शब्द बोध भी करके क्या करता है? बच्चों के मूल्यांकन का पता लगाता है। यानी पाठ पढ़ाते वक्त। और पाठ के उपरांत होते हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, या लघुरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ का राइट आंसर रहेगा। आज का अंतिम सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE कहते हैं, इस परीक्षण में SA1 का जो अंक अधिभार है वो कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो पैटर्न है, FA1 होता है, FA2, FA3 और FA4 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये सभी 10-10% के होते हैं। तो SA1 होता है वो 20% का होता है, ठीक है। और SA2 होता है वो आपके 40% के होते हैं। तो यहाँ पर SA1 है ना वो आपका 20% का होता है। कितने परसेंट का होता है? 20% का। और CBC ने यहाँ पे 2009 में कक्षा 9 से और 2010 और 2011 से कक्षा 10 में भी CCE लागू कर दिया। और ऐसे का जो फुल फॉर्म होता है वो समेटिव टेस्ट होता है, यानी योगात्मक परीक्षण होता है, जो 3 घंटे की लिखित परीक्षण होता है, जिसका आयोजन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो ये हिंदी के लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें से 20 व्याकरण के और 10 आपके शिक्षण वीडियो के थे। तो ये रीड के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों के साथ शेयर जरूर करें।